अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे वो तेलंगाना के इकोनॉमी के फर्स्ट लेसन में हम लोग पढ़े थे कि निज़ाम के दौर में ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था। तो आज हमारे लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सेक्टर वाइज कैसा डेवलपमेंट था, एक एक शोबे के एतबार से एग्रीकल्चर कैसा था, इंडस्ट्री कैसा था, और दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे थे। तो इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि तेलंगाना आज इंडिया के उन स्टेट्स में से है जो सरप्लस मतलब अपने हुकूमत को चलाने के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट के इमदाद का मोहताज नहीं है, बल्कि यहाँ से एक अच्छी खासी आमदनी सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस की शक्ल में जाती। तो इतनी जब तरक्की तेलंगाना में है तो उसका फाउंडेशन आज से 200 साल 300 साल पहले कायम किया गया था। और तेलंगाना के एस्पिरेंट होने के नाते आप लोगों को, और इसके अलावा हम लोग उर्दू मीडियम के लोग हैं, तो अब ज्यादा हक बनता कि हम लोग हमारे हुक्मरान जो थे उनकी कारकर्दगी के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करें। ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में कि कैसा था, क्या सेंसस था, क्या क्या डिपार्टमेंट्स कायम किए गए थे, और उससे पहले के हालात क्या थे। और थोड़ा सा मुख्तसर पढ़े थे सालार जंग के रिफॉर्म्स के बारे में, उनकी तरफ से जो तब्दीलियां और इस्लाहात नाफिज की गई थी उनके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग डिटेल में, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि निजाम के दौर में तेलंगाना का जो रीजन था, जो कि कुल मिला के मराठे के, आपको मालूम होना चाहिए कि, एक सेकंड, तो निजाम का जो दौर था उस दौर में तीन इलाके आते थे पूरे हैदराबाद स्टेट में। एक जो है तेलंगाना के अपने एरियाज थे, और दूसरा मराठा के एरिया सबसे ज्यादा थे, उसके बाद कर्नाटक के। तो लोग ये बताते, एक एक अंदाजे के मुताबिक, समझिए एक 50% तेलंगाना का इलाका था, 28% महाराष्ट्र का इलाका था, और 22% कर्नाटक का इलाका उस वक्त हैदराबाद स्टेट में मौजूद था। ठीक है। तो बस इतना याद रखिए कि 50% तेलंगाना का था, और उसके बाद सबसे बड़ा जो इलाका था वो महाराष्ट्र का था, और उसके बाद जो सबसे बड़ा इलाका था वो कर्नाटक का था। 22% एंड 28% रिस्पेक्टिवली। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एग्रीकल्चर। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले के दौर में आईटी कंपनियां नहीं थे, पहले के दौर में इंडस्ट्रीज उतने ज्यादा नहीं थे, पहले के दौर में आप सोचिए कि जो लेदर बनाना या सिल्क बनाने का काम था उतना नहीं था। तो लोग अपना गुजारा, अपना पेट भरने के लिए, अपना रोजगार के लिए क्या करते थे, लोगों के पास जमीन होती थी, और क्या करते थे, उस जमीन पे खेती बाड़ी करते थे, जितना उनको फसल मिला उससे अपनी जरूरत पूरी करते थे। और चूंकि कहीं कहीं बैटर सिस्टम था, तो अगर उनको गेहूं की जरूरत पड़ी तो क्या करते कि 1 किलो चावल दे दिए, या 2 किलो चावल दे दिए, गेहूं ले लिए, इतना चावल दे दिए, तेल ला लिए, इतना कुछ दे दिए, कुछ और ला लिए। तो इस तरह से वो भी सिस्टम था पहले। तो बस अपनी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन मेजॉरिटी, आज भी इंडिया में मेजॉरिटी लोग डिपेंड किस पे है, एग्रीकल्चर पे है। सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार एग्रीकल्चर से मिलता है। लोग पूछते केसीआर साहब बार बार जो है क्यों रैतू 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 बोलते हैं, क्योंकि तेलंगाना का पॉपुलेशन मेजॉरिटी आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो आप रैतू रैतू नहीं करेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ठीक है ना। तो ये बात याद रखिए। तो एग्रीकल्चर बैकबोन है किसी भी, मतलब अभी भी इंडिया का और तेलंगाना का, दोनों का। ठीक है। अब क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सालार जंग रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तेलंगाना इकोनॉमी का। कि सालार जंग जो कि अराउंड 1800 के दौर में, 18वीं सदी के दौर में जो हुकूमत शुरू किए थे, तो उन्होंने बहुत कुछ तब्दीलियां लाई, और उनके लिए एक बड़ा चैप्टर है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि जो सालार जंग अव्वल है, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। आज बार बार उनका नाम पढ़ने वाले हैं। तो सालार जंग रिफॉर्म से पहले द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन निजाम स्टेट जस्ट एज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर का शोबा बस वैसे ही था जैसा पूरे इंडिया में था। तो क्या करते थे, जैसा मैं आपको बताया कि अपनी जरूरत के लिए खेती बाड़ी करे, और अपने घर में जितना खाना है खाना रख लिए, और जरूरत से ज्यादा है तो किसी को दे दिए या कोई चीज खरीद लिए। तो बस लोगों की गिजाई जरूरतों को पूरी करने के लिए
फूड ग्रेन प्रोडक्शन होता था, मतलब फूड ग्रेन्स मतलब खाने के जो अशिया की जो फसलें हैं वो, और नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो दो चीजें रहती, एग्रीकल्चर में दो रहते, एक फूड एग्रीकल्चर रहता, जो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रहता है, एक नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रहता, सॉरी। तो अगर आप बात करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब खेती बाड़ी वगैरह से जो भी प्रोडक्शन आता है। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मतलब वो पैदावार जो जिराअत के बगैर होता। तो मिसाल के तौर पे लोग टेक्सटाइल, उस वक्त लोगों को आबादी ज्यादा थी तो कपड़ों की जरूरत पड़ती, तो कोई कपड़ों की फैक्ट्री लगा लिया, कोई जूतों की फैक्ट्री लगा लिया, या कोई जेवरात की फैक्ट्री लगा लिया। तो उस वक्त उस एतबार से तो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, दोनों याद रखिए। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन दोनों में फर्क है, दोनों का कामकाज अलग है। जो खेती बाड़ी पे मुश्तमिल कारोबार रहता वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन रहता, और जो नॉन एग्रीकल्चर मतलब कपड़े, जूता, चप्पल, जेवरात और जो भी है। तो ये जो नॉन एग्रीकल्चर की जहां तक बात है, तो कैस्ट सिस्टम चलता था। मतलब कैस्ट मतलब जैसा नॉन मुस्लिम्स में जैसा कैस्ट्स रहते हैं अलग अलग, तो कोई कैस्ट वाला ये पेशा इख्तियार कर लिया, कोई कैस्ट वाला वो पेशा इख्तियार कर लिया, कोई कैस्ट वाला दूसरा पेशा इख्तियार कर लिया। तो वो सिस्टम था कि नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कैस्ट अलग अलग होते थे, और उन कैस्ट के हिसाब से हर एक का अलग अलग पेशा हुआ करता था। लेकिन आफ्टर सालार जंग रिफॉर्म्स, सालार जंग ने जो तब्दीलियां लाई, उनके बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आल्सो बिगन फॉर द मार्केट। तो उससे पहले एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था, लेकिन जो सालार जंग ने तब्दीलियां लाई उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो एग्रीकल्चर जैसा जैसा अपना पैडी है जिसको आप बोलते धान और मकई है वगैरह, ये मार्केट में जाना शुरू हुआ। तो मार्केट में जब गया, यानी लोगों के पास ज्यादा उगने लगा, ज्यादा फसलें निकलने लगी, तो लोग क्या करें, अब मार्केट में बेचना शुरू किए। तो जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे वो क्या करें कि चलो भाई जब मार्केट में मिल रहा ऑलरेडी तो हम दूसरे काम पे ध्यान देंगे, तो दूसरा कारोबार वो लोग शुरू करते थे। तो इस तरह से एक तरह से जब आपकी चीज मार्केट में जाने लगती, जैसा मिसाल के तौर पे अगर कोई अपने घर में अचार बनाता, लेकिन अपने घर में अचार बना के 8-10 लोग रहते खाते, अपने खानदान के लोगों को देते, लेकिन जब वही अचार आप बना के मार्केटिंग करके आप कारोबार शुरू करते, तो आपके पास जाहिर सी बात है पैसा ज्यादा आता आता ना। आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा भी होता, आपको फायदा भी होता। तो जब मार्केट में आपकी चीज जाने लगती तो लोगों के पास माल और पैसों की कसरत हो जाती। तो सालार जंग के इस्लाहात का नतीजा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन घर के हद तक रहता था वो मार्केट में जाना भी शुरू हुआ। ठीक है। तो अब निजाम, गवर्नमेंट एंड जमींदार, अब एक एक अफसोसनाक पहलू के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक प्रॉब्लम यह था उस दौर में, जिसको हम लोग भी हकीकत के तौर पे तस्लीम करना पड़ता। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के तेलुगु एकेडमी की किताब है, सरकारी बुक है, तो सरकारी बुक के हवाले से बता रहा हूँ। तो एक जो ड्रॉबैक है, एक मसला है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। द निजाम, गवर्नमेंट एंड जमींदार, जो उस वक्त टैक्स कलेक्ट करते थे एरिया के हिसाब से, वो लोग बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने में, लोगों से, किसानों से पैसा लेने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी बताते थे। लेकिन उस लेवल की दिलचस्पी रिपेयर एंड मेंटेन द टैंक्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, तो उस वक्त जो इरिगेशन होता, अपने खेती बाड़ी को पानी पहुंचाने का जो इरिगेशन, जो आबपाशी का सिस्टम था, वो टैंक से होता था। टैंक मतलब जो टैंक से अपने पास आता ना, बस गांव में आप देखेंगे टैंक वगैरह रहते, तो छोटे छोटे टैंक होते थे एरिया के हिसाब से। उस टैंक से जो पानी आता था वो टैंक्स अपने खेती बाड़ी की जरूरतों को पूरा करने लगाते थे। तो एक निजाम की हुकूमत में क्या होता था कि निजाम और जमींदार क्या करते थे, पैसा लेने में बहुत दिलचस्पी रहती थी, लेकिन उस खेती बाड़ी को जो पानी मिलना है, उस पानी के इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में, टैंक्स को बेहतर बनाने में, उसके मेंटेनेंस में कभी पैसा नहीं लगाते थे। और लेकिन सालार जंग के की तरफ से इरिगेशन डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हुआ कब, बताइए? परसों पढ़े थे, 1878 में पढ़े थे हम लोग, 19वीं सदी में। ठीक है। तो 1878 में पहली बार सालार जंग जो थे, मीर तुराब अली खान, उन्होंने महकमा आबपाशी को कायम किया था। तो उसके बाद हुकूमत ने थोड़ी सी दिलचस्पी
टैंक्स, जो टैंक होता पानी जहां पर जमा रहता, उस टैंक्स के मेंटेनेंस और रिपेयर, उसके मरम्मत पे ध्यान दिया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल नेवर टुक केयर टू अटेंड टू द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग इरिगेशन सोर्सेस। लेकिन सरकारी ऑफिसर्स कभी भी मौजूदा इरिगेशन के जो सोर्सेस है, अगर आप तेलंगाना में इस वक्त देखेंगे तो सबसे बड़ा जो इरिगेशन सोर्स है वो क्या है, कि आपके पास लिफ्ट इरिगेशन है, डैम्स है ना, डैम भी है ना, बड़े बड़े डैम्स है, जैसा कि अपने नागार्जुन सागर एक डैम है, इसी तरह आपका बहुत सारे डैम्स हैं। आप श्री राम सागर एक एक डैम है जहां पर पानी लाके हम लोग जमा करते हैं। तो इस तरह से इरिगेशन सोर्सेस अलग अलग रहते हैं। इसमें एक लिफ्ट इरिगेशन है जो केसीआर आने के बाद कालेश्वरम जो शुरू किए, वो क्या है, लिफ्ट इरिगेशन है। मतलब एक जगह से पानी बहता उसको लिफ्ट करते, बड़े बड़े लिफ्ट से उठा के दूसरी जगह पे मुंतकिल करते, तो लिफ्ट इरिगेशन अब ज्यादा चल रहा। तो उस वक्त जो इरिगेशन के सोर्सेस थे वो क्या था, मेजर सोर्स क्या है वो बताइए आप, टाइप टैंक्स सर। टैंक्स थे, जी हाँ। तो उस वक्त सबसे, चूंकि इतना पैसा नहीं था कि आप बड़े बड़े टैंक बनाए, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि आप जो है मोटर्स बनाए, कुछ नहीं था, तो क्या करते थे कि उस दौर में जो है, स्क्रीन तो विजिबल है ना आप लोगों को, तो बहरहाल यस सर, विजिबल। अर्ज ये करना है कि उस वक्त जो सबसे बड़ा सोर्स था वो टैंक था, तो उस पे कभी ध्यान नहीं दिए। थोड़ी बहुत दिलचस्पी बताए, लेकिन वो मेजर्स, मतलब वो अकदामात नहीं उठाए जो प्रोवाइड न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज, जो नए आबपाशी की सहूलतें किसानों को फराहम करते, वो काम तो नहीं किए। थोड़ी बहुत दिलचस्पी बताए थे। कब, जब क्या होता था, लोकल फार्मर्स मेड रिपीटेड रिप्रेजेंटेशंस। लोकल फार्मर्स क्या करते थे, बार बार नुमाइंदगी करते, तो जब तब जाके कुछ काम होता था। एंड द निजाम ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट डिड नॉट शो इंटरेस्ट टू एडवाइस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंजीनियर्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंजीनियर्स उस वक्त क्या बोलते थे कि जो आपके पास गोदावरी है, आपके पास तुंगाभद्रा है, आपके पास कृष्णा रिवर है, तो उस वक्त के ब्रिटिश इंजीनियर्स ये बोलते थे कि आप फायदा उठाइए इसका, जो नदियां हैं उसका भरपूर फायदा उठाइए। कैसे फायदा उठाना, बाय बिल्डिंग डैम्स, डैम्स बनाइए। कहां पर, अप्रोप्रिएट लोकेशंस, मुनासिब मकामात पे आप डैम्स बनाइए। क्यों, फॉर इरिगेशन द एग्रीकल्चरल लैंड इन निजाम स्टेट। आप ये करिए कि आप कृष्णा, गोदावरी और तुंगाभद्रा नदी है उसके जो फैसिलिटीज है उससे फायदा उठाइए। कैसे फायदा उठाइए, नए नए मुनासिब मकामात पे डैम्स बनाइए और लोगों को सहूलतें फराहम करिए। लेकिन क्या करे निजाम, निजाम के ऑफिशियल्स ने और उनकी हुकूमत ने कोई ज्यादा खास दिलचस्पी नहीं बताई। अब एक सवाल है आप लोगों से कि अभी तेलंगाना में दो ही मेजर नदियां हैं, एक जो है गोदावरी है, दूसरा कृष्णा है, लेकिन यहाँ पर तुंगाभद्रा की बात क्यों आ रही है? तुंगाभद्रा तो कर्नाटक में है, लेकिन क्यों तुंगाभद्रा नदी की बात आ रही है? कोई बताए तो बहुत खुशी होंगी। बिकॉज तेलंगाना फर्स्ट फॉर्म था ना निजाम के जमाने में, कर्नाटका से भी, इस वजह से तुंगभद्रा डिवाइड हो गया ना, तेलंगाना एक सेपरेट स्टेट हो गया। जी 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 उसके पार्ट्स भी तो मिलके थे पहले। जी। तो बस वही बात है मेरी भी कि उस वक्त चूंकि कर्नाटक का एक 22% हिस्सा, कर्नाटक का 22% था, हो सकता कि कुछ ऐसा कोई लोकेशन था होगा जो तुंगभद्रा, जी बिल्कुल 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 फरहीन। तो उस वक्त जो कर्नाटक का 22% का हिस्सा था, तो हो सकता कि कोई डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर थे जो तुंगभद्रा की फैसिलिटीज को, या फिर वो जो आपका जो जो एरिया रहता नदी का, वो एरिया था होगा, या फिर कुछ ना कुछ कैनाल के जरिए आता था होगा, जो भी था होगा। जो हमारा काम नहीं है वो क्या था, जो क्योंकि वो हमारे चैप्टर में नहीं है, तो गैर जरूरी दिलचस्पी देने की जरूरत नहीं है। बस आपसे पूछ लिया, और जो जो लोग बताए बिल्कुल सही जवाब है उसका। लेकिन हाउएवर, ताहम कुछ अच्छी बात भी है कि हैदराबाद स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट वर इम्प्लीमेंटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ 20th century resulted in increasing the area and production under the commercial crops।
तो एक होता, तो जब निजाम 20वीं सदी के आगाज में निजाम की हुकूमत ने जो पॉलिसीज को अपनाया, उनका नतीजा ये हुआ कि एग्रीकल्चरल एरिया भी बढ़ गया और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बढ़ गया। एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर का एरिया, पहले समझिए कि एक गांव है, एक गांव की मिसाल आप ले लीजिए, एक गांव है, तो उस गांव में समझिए कि एक 10 एकड़ जमीन पहले से खेती बाड़ी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जब पानी की तो अब वही गांव में 10 एकड़ की जगह 20 एकड़ की जमीन की फसल लोग कर रहे हैं। तो आप सोचिए उस एंगल में कि क्या वजह होंगी जो 10 से 20 एकड़ हो गए। क्योंकि लोगों को लगा कि भाई इसमें फायदा है, या लोगों को लगा कि यार पानी जो है अच्छा मिल रहा है अपने को, पानी की सहूलत ज्यादा है, तो क्या कर सकते हैं कि चलो ठीक है भाई इसमें फायदा है, तो लगाओ अपनी जमीन को भी जो है खेती बाड़ी में लगा दो। एरिया बढ़ना, ये एरिया प्रोडक्शन, मतलब जब एरिया बढ़ा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन भी बढ़ता। 10 एकड़ में जितनी फसल होती, 20 एकड़ में उससे ज्यादा फसल होती, तो एरिया भी बढ़ गया, प्रोडक्शन भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो कुछ पॉलिसीज वो लोग अपनाए थे, और पॉलिसीज भी अपनाए और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी किए थे, मतलब टेक्नोलॉजी भी नई अपनाए थे। किसमें? एग्रीकल्चर में। लार्ज स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट वर आल्सो अंडरटेकन। अंडरटेकन मतलब शुरू किए गए, शुरू किए गए, ये बात याद रखो, अंडरटेकन मतलब शुरू किए गए। तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स है आबपाशी के, वो शुरू किए गए। क्यों? प्रोवाइड इरिगेशन थ्रू कैनाल्स। कैनाल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोग एक सोर्स के बारे में पढ़े थे, वो था टैंक के जरिए पानी फराहम करना। अब क्या था? कैनाल्स। अब थोड़ा सा दिलचस्पी लेके सुनिए, कैनाल सिस्टम क्या रहता है। कैनाल सिस्टम में ये रहता कि एक नदी रहती यहाँ, या कुछ ऐसा इलाका रहता जहां पर बारिश का अच्छा खासा पानी जमा हो जाता। तो केनाल में क्या करते कि जमीन को इस अंदाज में नाली की शक्ल में बनाते कि वो पानी खुद ब खुद बह बह के खेतों तक पहुंच जाता आराम से। तो केनाल का मतलब नाली। नाली समझते ना आप? नाली, नालियों का। तो अब तो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा था केनाल इरिगेशन सिस्टम। तो 20वीं सदी मतलब 1922, तो 20वीं सदी के 22 साल। ठीक है, लोग बोलते हैं 1922 मतलब 19वीं सदी है ना, नहीं, ये 20वीं सदी है। 1870 बोले तो ये 19वीं सदी है। तो 1922 मतलब ये जो 22 साल है, ये 20वीं सदी के शुरू हो गए। अभी कौन सी सदी है? 20वीं सदी ने 21वीं सदी है, 2023। तो ये बात याद रखिए। 1922 में, अब सुनिए मैं क्या बोला, एरिया भी बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ा, तो उस एंगल में बात करेंगे। ओनली 0.8 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज अंडर इरिगेशन। तो सिर्फ 8 लाख, मतलब 1 मिलियन भी नहीं, 8 लाख एकड़ जमीन जो है, जमीनों 8 लाख एकड़ जमीन को ही क्या मिलता था? पानी की सहूलत मिलती थी। लेकिन अभी क्या हो गया? बट 1945, तो ये 1922 से 45 तक, यानी अराउंड 30 और 33 ईयर्स का ये असर हुआ कि इरिगेशन जो पानी पहुंच रहा है खेतों को 1.7 मिलियन एकर्स, यानी 8 लाख से क्या हो गया कि 17 लाख एकड़ जमीन को पानी पहुंच रहा है। तो वट एवर इंक्रीज इन इरिगेशन एरिया वॉज देयर, इट वॉज ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल इरिगेशन। तो जो इजाफा हुआ, ये कैनाल इरिगेशन की वजह से इजाफा हुआ। और बट द नेट इरिगेटेड एरिया इन नेट सोन एरिया फॉर्म्ड ओनली 6%। तो जो नेट इरिगेटेड एरिया टू इन द नेट सोन एरिया, देखिए नेट इरिगेटेड एरिया मतलब वो एरिया जहां पर पानी की सहूलत फराहम हो रहा, और वो एरिया जहां पर लोग बीज को बो रहे हैं, वो सिर्फ 6% था। मतलब इतनी सहूलत तो पहुंच गई, लेकिन क्या बोलते, मतलब पानी की सहूलत तो पहुंच गई, लेकिन जो लोग बीज बोने का काम है वो सिर्फ 6% ही था। मतलब 6% लोग ही अपनी खेती में बीज बुआ करते थे। एज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज मेड टू मीट मार्केट नीड्स, चूंकि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच रहा था, तो द एरिया अंडर क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज्ड सब्सटैंशियली। तो क्या हुआ कि क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या है? बढ़ गया।
ये जाहिर सी बात है, मैं एक अचार की मिसाल आपको दिया था कि आप घर में अचार बनाएंगे, लेकिन जब आपको कोई बोलता जबरदस्त अचार बना रहे यारो, तुम क्या करो कि एरिया में बेचो, तो जब आप बेचने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्ट करेंगे, आप पैसा लगाएंगे और उसका मुनाफा भी आपको होगा। तो जाहिर सी बात है वह कमर्शियल एक्टिविटी बन जाएंगी आपकी। घर में अचार जो है एक ऐसे ही बनाते थे, लेकिन उसके बाद एक कारोबार बन जाता। तो वो एग्रीकल्चर एक घर की जरूरत थी पहले, जैसा घर में कपड़ा धोना, घर घर की साफ सफाई करना, पकवान करना, वो एक एक्टिविटी था। तो पहले एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वैसी थी, लेकिन जब मार्केट को पहुंच रहा तो वह कमर्शियल एक्टिविटी बन गई। तो द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन 90। अब एक सवाल है कि अभी जो है द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन 1921 एंड 22 वाज ओनली 12.26 मिलियन एकर्स। तो जिस एरिया में फसल की बुआई फसल का क्रॉप मतलब फसलें निकलती थी वो 15.26 मिलियन एकड़ था। और वो क्या हुआ कि सिर्फ 5 साल के अरसे में 1925-26 तक 26.87 मिलियन हो गया, जहां से खेत मतलब क्रॉप निकलने लगा। तो वो एरिया इतना हो गया। अभी आपको बताऊं, अभी मेरा एक सवाल है कि अभी कितना है आपको मालूम है? ये तो 26 मिलियन जब था, मतलब आज से 1925-26 मतलब ये 100 साल पहले समझिए आप, दो यानी 98 ईयर्स बिफोर 26 मिलियन है ना। अभी आपको मालूम होना चाहिए, अभी आपको अभी कितना है मालूम है? ये 26 जाके एक मैं 2020 और 21 का सेंसस बता रहा हूँ कि सेंसस मतलब उसके आदाद और शुमार बता रहा हूँ कि 197 लाख, मतलब 197 लाख ये हो गया हमारा इरिगेशन। जितने एकर्स को पहुंच रहा है 197 लाख एकर्स को जो है इरिगेशन फैसिलिटी पहुंच रही है। ये एक आदाद शुमार है, मैं इंटरनेट पे देखा, आपको इजाफी माल। तो एक 100 साल में इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई कि आप अंदाजा करिए कि मतलब उस वक्त और इस वक्त में इतना इतना ही तरक्की जरूर हो गई। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया 30 मिलियन हो गया। और और ये क्या हुआ, बढ़ता गया 1935-36 में और बढ़ता गया, और उसके बाद 48 तक कम हो गया। ठीक है, 48 तक कम क्यों हुआ? उस वक्त हालात बहुत खराब थे। हालात इस तौर पे खराब थे कि 35-36 के बाद नेशनल लेवल पे ऐसा था कि इंडिया की आजादी होने वाली है, इंडिया आजाद होने वाला है। तो यहाँ पर मीर उस्मान अली खान आखिरी निजाम को भी लोग एहतजाज करके, वो प्रोटेस्ट करके, ये प्रोटेस्ट करके, ऐसा करके वैसा करके एकदम तंग कर दिए थे। वो दौर था यहाँ पर, तो इसलिए क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया वो। जाहिर सी बात है, जब लोग प्रोटेस्ट करने लगते तो लोगों की दिलचस्पी जो है अपने कामकाज पे कम रहती, और जो है वहां पर हुकूमत पे दबाव बनाने का ज्यादा रहता। अब क्या है क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब फसलों का जो पैटर्न है वो कैसा था, थोड़ा पढ़ेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न की जहां तक बात की जाए तो द शेयर ऑफ एरिया अंडर नॉन फूड क्रॉप्स, एक होता फूड क्रॉप्स जो ऐसी फसल जो खाने के चीजों को उगाता, जैसा कि धान है जो चावल बोलते हैं आप, या फिर जवार है, वो भी खाने की चीजें, गांव में लोग जवारी की रोटी वगैरह बनाते। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें आप फूड क्रॉप्स में आप ले सकते हैं, जैसा भुट्टा वगैरह है, ये भी फूड में आता। ये फूड क्रॉप्स है। नॉन फूड क्रॉप्स में आप ले सकते हैं कि तेलंगाना का एक बहुत बड़ा एरिया जो है कॉटन कॉटन उगाता। इसी तरह कैस्टर ऑयल जो सर में बाल झड़ने से रोकने के लिए यूज करते हैं, वो भी जो है नॉन फूड क्रॉप्स में आता, जो कमर्शियल क्रॉप्स बोल सकते हैं आप। इसी तरह मैं यहाँ पर लिखा जूट भी जो है होता, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। कॉटन, कैस्टर ऑयल, ये सारी चीजें नॉन फूड क्रॉप्स में। तो नॉन फूड क्रॉप्स थोड़ा सा अभी क्या है कि अभी तेलंगाना में एक दूसरा बोल रहे हैं, अभी बजट में बोले कि आपको मालूम होना चाहिए इंडिया में जितना सनफ्लावर ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ से आता, इम्पोर्टेड रहता वो यूक्रेन से आता। तो आपको मालूम होना चाहिए जितना तेल हम यूज करते हैं उसका इंडियन गवर्नमेंट को डॉलर में पैसा पे करना पड़ता है, और इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स रहते कम हो जाते। तो इंडिया की गवर्नमेंट अब बोल रही है कि भाई हम क्यों जो है यूक्रेन से जो है, आपको मालूम होना चाहिए लास्ट ईयर 2022 में जब यूक्रेन पे रशिया का हमला हुआ था तो एकदम
जो सनफ्लावर ऑयल की कीमत थी वो बढ़ गई, 220 230 हो गया, अब हुआ 130 135 कुछ रेट है। याद है ना आप लोगों को? कोई एक्नॉलेज कर सकते हैं कि हाँ भाई याद है नहीं है? बोलिए आप। यस सर, जी। तो रिसेंटली भी हुआ था। जी, उस वक्त रेट क्यों बढ़ गया था? क्योंकि जंग हुई तो जितनी फसल थी जल गई, और क्या बोलते हैं वो, कॉमर्स का रूल है कि जब प्रोडक्शन कम हो जाता और सप्लाई भी कम हो जाता तो मार्केट में उसकी कीमत बढ़ जाती। ये उसूल है। तो खैर मैं वहां चले गया, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अब थोड़ा सा गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम क्या करेंगे कि नॉन फूड, जो जैसा तेल है, जो पाम ऑयल है, सॉरी पाम ऑयल, पाम ऑयल अगर हम यूज करेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन रिजर्व्स बच जाते। इससे इंडिया की तरक्की भी होती और बहुत ज्यादा मुनाफा है उसके अंदर, लोग समझ रहे हैं उसमें पानी भी कम लगता। तो अभी गवर्नमेंट शायद कुछ 1,000 करोड़ या कुछ मुख्तस करी थी तेलंगाना की गवर्नमेंट के, लोगों को हम फ्री में बीज देंगे, पानी की सहूलत देंगे और बहुत सारी सहूलत देंगे अगर आप ऑयल पाम की क्रॉपिंग शुरू करेंगे। तो नॉन फूड क्रॉप्स में आता वो, हालांकि फूड है लेकिन नॉन फूड में आता, क्योंकि आप तेल डायरेक्ट नहीं खा लेते ना। लोग बोलेंगे सर वो भी तो फूडिश है ना, तो तेल को तो आप डायरेक्ट नहीं खाते ना कि तेल है चलो मुंह में डाल लिए या कटोरे में डाल के पी लिया, ऐसा तो नहीं करते। तो वो नॉन फूड क्रॉप्स में आता तेल वगैरह, ठीक है। तो 1920-22 में द शेयर ऑफ एरिया अंडर फूड क्रॉप्स वो 75%, 20 साल पहले 1920 और 22 में। उसके 20 साल के बाद ये क्या हो गया कि फूड क्रॉप्स थोड़ा सा कम हो गए, 75% से 68% हो गए। तो जब फूड क्रॉप्स कम हुए तो बढ़ेगा कौन सा? नॉन फूड क्रॉप्स। तो द शेयर ऑफ अंडर एरिया अंडर नॉन फूड क्रॉप्स इन टोटल 32% हो गया वो, ठीक है। Within the area under non-food crops, the share of oil seeds assumed 20%। तो नॉन फूड क्रॉप्स में जो सबसे ज्यादा क्या उगाते थे? ऑयल सीड। ऑयल सीड का प्रोडक्शन हुआ करता था। ऑयल सीड के प्रोडक्शन, अब आप वही बता रहा हूं कि सनफ्लावर ऑयल बनता कैसा? सनफ्लावर सीड्स को मतलब उसको प्रेसिंग करके उससे तेल निकालते हैं। तो ऑयल सीड वो भी एक तरह से सनफ्लावर सीड से सनफ्लावर ऑयल बनता। तो क्या हुआ कि जो नॉन फूड क्रॉप्स में उसमें सबसे ज्यादा 20% जो था वो क्या था? ऑयल सीड प्रोडक्शन था। और फूड क्रॉप्स में खास तौर पे क्या था कि पैडी का मरकजी रोल था। और ये क्या हो गया कि 3% बढ़ गया, 3% क्या बोलते, तो शेयर ऑफ एरिया अंडर पैडी इन द टोटल क्रॉप्ड एरिया इंक्रीज फ्रॉम 3%। तो पहले 3% था, तो पैडी जो है पहले 3% था फूड फूड क्रॉप्स में, मतलब जो गिजाई फसलें रहती। हो सकता है उस वक्त लोग जवारी की रोटी ज्यादा खाते थे होंगे, मैं भी ऐसे ही सुना था। तो ये 6% हो गया 20 साल के बाद तक। तो इसका ये नतीजा हुआ कि जवार और बाजरा कुल मिला के ये 49 से 31% हो गया, जैसा यहाँ पर। तो जवार और बाजरा उस वक्त ज्यादा उगता था, बात यही मैं जैसा अभी बताया मेरा अंदाजा था कि जवार और बाजरा ये ज्यादा उगाते थे। और जवारी की रोटी पहले के लोग, आप भी देखे होंगे, आपके घर के बड़े जो लोग होते उम्र दराज हजरात, वो लोग भी जवारी की रोटी ज्यादा खाते थे, जवार और बाजरा। उसके बाद वो कम हो गया और उसकी जगह जो है चावल, जो धान होता उसकी फसल बढ़ गई, ठीक है। ये क्या हो 49 से 31% हो गया, ठीक है। क्या जवार और बाजरे की फसल, यहां तक क्लियर है? यस।